प्रिय बच्चे नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वन टाइम एग्जाम स्टेज 0.5 में। तो मैं आपके सामने हिंदी का एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो आपको हाई स्कूल की परीक्षा में लगभग 80 85 90% के आसपास तक अंक दिला सकते हैं। हमारा टारगेट है आपको अच्छे अंकों से पास कराने का, इसलिए आज मैं पहली क्लास लेकर आया हूं। जो है हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। जो आपके पास ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इन विकल्पों में से हमें बताना है कि एक जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। ठीक है बच्चों, तो बताइए चलिए, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी? अशोक के फूल, कर्मभूमि, आंधी या चिंतामणि? चलिए बताइए। तो फिर बच्चों इसका आंसर होगा आंधी। ठीक, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वह कौन सी है? आपकी आंधी। इसके साथ ही साथ हम आपको बताते चलेंगे जो अशोक के फूल है यह आपकी किसकी रचना है? अशोक के फूल जो है यह आपके हजारी प्रसाद की रचना है। वो जो कर्मभूमि है यह किसकी रचना है? यह जो कर्मभूमि है यह आपकी किसकी है? प्रेमचंद की। चिंतामणि जो है यह रामचंद्र शुक्ल की है। और यह जो अशोक के फूल है यह किसकी है? आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक बच्चों, जो चिंतामणि है यह आपकी किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचना होगी। हाँ तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? क्या कह रहा है? सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो बच्चों आपको यह बताना है, ये 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए 13-13, दूसरा विकल्प है 10-10, तीसरा है आपका 16-16 और चौथा विकल्प आपके सामने है 11-11। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो इसका बच्चों आंसर होगा 11-11, यानी कि हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गेहूं का तत्सम क्या होगा? आपने तत्सम तद्भव तो पढ़े होंगे। ठीक है बच्चों, तत्सम तद्भव पढ़े हैं आपने, उसमें से बताना है जो गेहूं है इसका तत्सम क्या होगा। हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, गोधूम, ग्राहक, ग्रह और कपाट। चलिए बताइए। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गोधूम। गोधूम आपका गेहूं का तत्सम रूप होता है। और आपको बताते चले ग्राहक जो है यह आपका ग्राहक का होगा। ठीक है, जो ग्राहक होता है ये उसका आपका तत्सम रूप हो जाएगा। जो कपाट है ये आपका किवाड़, कपाट आपका किवाड़ का तत्सम रूप होगा। वो जो ग्रह है ये आपका घर का तत्सम रूप होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है गेहूं का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आपका गोधूम हो जाएगा। हाँ तो बच्चों हमारा चौथा सवाल है आज का, गोदान जो है किसकी रचना है? साहित्य से क्वेश्चन लिया है हमने, गोदान किसकी रचना है? आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। गोदान जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, या फिर प्रेमचंद की है, या फिर रामचंद्र शुक्ल की है, या फिर अज्ञे की है। चलिए बताइए, फटाफट बताइए बच्चों, गोदान किसकी रचना है? तो बच्चों गोदान जो है आपकी प्रेमचंद की रचना है। क्या है? गोदान जो है वो प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, तो हाँ तो बच्चों आज का हमारा 5वां और अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल की, क्या कह रहा है क्वेश्चन? भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा। भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो क्या पूछना है? वो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ये जो आपके सामने 4 कवि दिए हुए हैं, इनमें से आपको यह बताना है कि भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं वह कौन से हैं। चलिए बच्चों बताइए तो कौन से हैं वो? तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका सूरदास।
ठीक है बच्चों, जिन्होंने श्री कृष्ण की रचनाएं की हैं, ठीक, जिन्होंने श्री कृष्ण के पद लिखे हैं, जो रचनाएं की हैं, वह है आपके सूरदास। इसलिए कृष्ण भक्ति शाखा के आपके कवि कौन से होंगे? सूरदास होंगे। जो तुलसीदास जी हैं बच्चों, यह आपके राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है बच्चों, तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि आपके कौन से हैं? सूरदास जी। हाँ तो बच्चों, हमारा छठवां क्वेश्चन है, आंख का पर्यायवाची नहीं है। जो छठवां क्वेश्चन हमने लिया वो पर्यायवाची शब्दों से लिया है। इसमें वह क्या कह रहा है कि आंख का पर्यायवाची नहीं है। जो आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, नेत्र, नयन, लोचन, पावक, इनमें से 3 तो आपके नेत्र यानी आंख के पर्यायवाची हैं, और एक जो है वह आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको वह बताना है जो आंख का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइए। तो बच्चों, आंख का पर्यायवाची आपका नहीं है पावक। ठीक है बच्चों, आंख का पर्यायवाची पावक नहीं है, क्योंकि यह आपका अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है बच्चों, नेत्र, नयन, लोचन, यह तीनों आपके आंख के पर्यायवाची हैं। उसने पूछा गया है आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो आंख का पर्यायवाची प्रिय बच्चों होगा, नहीं होगा पावक, क्योंकि वह जो है अग्नि का पर्यायवाची है। हाँ तो बच्चों, आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, नदी का पर्यायवाची है। यह भी हमने पर्यायवाची शब्दों से लिया है। नदी का पर्यायवाची आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना। ऑप्शन है हमारा चाप, पाहन, तटनी और वसुंधरा। इन 4 में से आपको यह बताना है कि कौन सा नदी का पर्यायवाची है। चलिए बताइए। चाप, पाहन, तटनी, वसुंधरा। तो बच्चों, इसका आंसर होगा तटनी। ठीक है, नदी का जो पर्यायवाची है वह है तटनी। जो चाप है आपका, यह आपका धनुष का है। चाप धनुष का पर्यायवाची है। पाहन आपका किसका है? पत्थर का पर्यायवाची है। और वसुंधरा आपका किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नदी का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? तटनी। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि है 8वां, निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। देखो बच्चे, पूरा का पूरा जो आज का मैंने सेट पेपर लिया है, आपके पूरे चैप्टरों में से लिया है मैंने। इसमें आपके छंद भी ले लिए हैं, इसमें मैंने आपकी संधि भी ले ली है, पर्यायवाची भी ले लिए हैं, तत्सम, तद्भाव और साहित्य से भी मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हुए हैं। यानी कि मैंने पूरे के पूरे जो चैप्टर है, जो सिलेबस है आपका, उस पूरे के पूरे सिलेबस में से आपके क्वेश्चन लिए हुए हैं। यह जो क्वेश्चन है वो संधि में से है। क्या कह रहा है? निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अत्याचार, विद्यार्थी, विद्यालय, शरेव। बच्चों, हमने संधि अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, मैंने एक आपको ट्रिक भी बताई थी, वृद्धि संधि की पहचान मैंने आपको बताई थी। तो चलिए बताइए, वृद्धि संधि का उदाहरण इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा है? तो बच्चों, वृद्धि संधि का उदाहरण आपका सदैव होगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताई थी, यदि कि मैंने बोला था यदि औ की मात्रा ऐ की मात्रा हो तो वह आपकी कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। यह जो है अत्याचार है, यह आपकी कौन सी संधि है? यह आपकी यण संधि है। ठीक है बच्चों, विद्यार्थी कौन सी है आपकी? दीर्घ संधि है। विद्यार्थी में दीर्घ संधि, विद्यालय में भी कौन सी है? दीर्घ संधि है। इसलिए निम्न वृद्धि संधि का उदाहरण क्या होगा? आपका सदैव हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, 9वां क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्न में से यण संधि का उदाहरण नहीं है। क्या कह रहा है? निम्न में से यण संधि का उदाहरण नहीं है। कौन से ऑप्शन है? अत्याचार, दध्यालय, एक एक और आपका इत्यादि। इन 4 ऑप्शनों में से एक कोई आपका यण संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी 3 यण संधि के आपके उदाहरण हैं। तो चलिए बताइए, वह कौन सा विकल्प है जो यण संधि का उदाहरण नहीं होगा? तो बच्चों, वह क्या नहीं होगा? आपका सी नहीं होगा। ठीक है, यण संधि का उदाहरण सी नहीं है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, किसी भी यानी कि देखिए बच्चों, या वा इसी इन अक्षरों से पहले यदि कोई आधा अक्षर आता है, या रति का, वा वजन का,
ऋषि का। इन अक्षरों से पहले यदि कोई आधा अक्षर आता है तो वह कौन सी संधि होगी आपकी? यण संधि होगी। जैसे कि आपका ये विकल्प है, इसमें यारती का जो है इससे पहले आधा अक्षर आपका क्या आया है? तातरबूज का, इसलिए यह जो है यण संधि का उदाहरण है। अगला है आपका यारती के पहले धाधनुष का आधा अक्षर आया है, इसलिए यह भी आपका यण संधि का उदाहरण होगा। चौथा विकल्प है आपका इत्यादि, या के पहले आपका फिर से तातरबूज का आधा आया, इसलिए यह भी यण संधि का उदाहरण होगा। इसमें देखिए यहाँ पर कोई आधा अक्षर नहीं है, इसलिए यह जो है यह आपका यण संधि का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यह यण संधि का उदाहरण नहीं है। यह किस संधि का उदाहरण है? यह अभी हमने इससे पहले पढ़ी थी, यह आपका वृद्धि संधि का उदाहरण होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वृद्धि संधि में या तो आपकी औ की मात होगी या फिर ऐ की मात होगी, तो इसमें ऐ की मात है, इसलिए यह आपका वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, हमारा 10वां क्वेश्चन है, हस धातु लट लकार एक वचन मध्यम पुरुष का रूप होगा। क्या कहना है? ये पहले तुम्हें लट लकार देखना है, फिर एक वचन देखना है और फिर इसके बाद मध्यम पुरुष देखना है। हस धातु लट लकार एक वचन मध्यम पुरुष रूप होगा। क्या हस्ती होगा, क्या हस्तहा होगा, या हसस होगा, या फिर हसाओ होगा? जल्दी बताइए बच्चों, क्या होगा? चलिए बच्चों, यह होगा आपका क्या? हसस है। ठीक, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, टी सी मी, टी सी मी, टी सी मी, ठीक, तहा था वाह, अंति था मा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम, मध्यम, उत्तम। अब देखिए, एक वचन मध्यम पुरुष सी, यानी कि सी, एक वचन मध्यम पुरुष हस सी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, हमारा 11वां क्वेश्चन है, पठ धातु पठ धातु लंग लकार एक वचन उत्तम पुरुष का रूप होगा। क्या कह रहा है? पहले तो देखना है, पठ धातु लंग लकार एक वचन और उत्तम पुरुष का रूप क्या होगा। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपठत, आपठताम, आपठाम, आपठाओ और आपठम। इनमें से आपको कौन सा है यह आपको बताना है। चलिए बताइए। तो इसका आंसर प्रिय बच्चों होगा आपका सी, आपठम। ठीक है बच्चों, क्या होगा? पठ धातु लंग लकार एक वचन उत्तम पुरुष का रूप क्या होगा? आपठम। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताया था? तहाम। यहाँ पर देखिए हम एक वचन, यहाँ पर द्विवचन, यहाँ पर बहुवचन, यहाँ पर प्रथम, यहाँ पर मध्यम और यहाँ पर उत्तम। तहाम, क्या था हमने देखा? ता, अहा, मैं, तम तमाओ, ताम, तम, माओ, न, ता, मैं। ठीक है बच्चों, ये आपको बताए थे। इसमें हमें क्या जोड़ना है? सबसे पहले आ जोड़ना है और बीच में धातु कौन सी है आपकी? पठ, आपठत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? आ पठा, आपठा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका? आ पठम, क्या हो जाएगा? आ पठम, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? पठ धातु लंग लकार एक वचन उत्तम पुरुष का रूप क्या होगा आपका? आपठम हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, 12वां क्वेश्चन है हमारा, ध्रुव स्वामिनी जो है वह किसकी रचना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? क्या वह जयशंकर प्रसाद की है, क्या वह दिनकर की है, क्या वह प्रेमचंद की है, या फिर आपकी मीराबाई की है? तो चलिए फटाफट बताइए बच्चों, वह किसकी रचना है? तो बच्चों, वह रचना आपकी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। हाँ तो बच्चों, आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है, चिंतामणि किस रचनाकार की रचना है? चिंतामणि जो है किस रचनाकार की रचना है? नंबर 1 में है आपका क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचना है।
या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, या फिर बाबू गुलाब राय की रचना है, या फिर यशपाल जी की रचना है। चलिए फटाफट बताइए बच्चों, चिंतामणि इन 4 लेखकों में से किसकी रचना है? तो बच्चों 13वें क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा चिंतामणि जो है आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों हमारा आज का 14वां सवाल है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्या पूछ रहा है? करुण रस का बच्चों स्थायी भाव क्या होता है? कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, या फिर हास्य होता है, या फिर श्रृंगार होता है, या फिर रति होता है। हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। चलिए बताइए बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो बच्चों करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वह होता है आपका शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए लगा दीजिए। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, बिहारी जो है किस काल के कवि हैं? जो बिहारी कवि हैं, बिहारी जी वह इन 4 कालों में से किस काल के कवि हैं? पहला ऑप्शन है हमारा भक्ति काल के, दूसरा है वीरगाथा काल के, तीसरा है रीति काल के, और चौथा आपके सामने दिया है आधुनिक काल के। तो हमें बताना है कि जो बिहारी जी है किस काल के कवि हैं। चलिए बताइए। तो बच्चों बिहारी जो है यह आपके रीति काल के कवि हैं। बिहारी जी हैं जो वो किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रीति काल हो जाएगा। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 16वां सवाल है, अजंता किसकी रचना है? हमें बताना है। जो आपके सिलेबस में है, आपकी जो हिंदी की किताब है गद्य, उसमें अजंता नामक पाठ शायद दिया हुआ है। हमें उसी के लेखक का नाम बताना है। अजंता किसकी रचना है? या यह प्रेमचंद की है, क्या यह जयशंकर प्रसाद की है, क्या यह धर्मवीर भारती जी की है, या फिर भगवत शरण उपाध्याय जी की है? चलिए बच्चों जल्दी टिक कीजिए। तो बच्चों यह जो अजंता है भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। इसलिए इस 16वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि भगवत शरण उपाध्याय इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 7वां सवाल है, वाराणसी कस्य नघा कूले स्थित था। यह जो क्वेश्चन हमें लिए हैं वो आपके अनिवार्य संस्कृत में से लिए हुए हैं। संस्कृत का जो आपका भाग है उसमें से आपने ये कुछ क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, वाराणसी जो है कस्य नघा कूले स्थित है, यानी कि जो वाराणसी है वह किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? क्या वह यमुना नदी के किनारे है, या फिर गंगा नदी के, या फिर बेतवा नदी के किनारे है, या फिर नील नदी के किनारे है? तो बच्चों इसका आंसर जल्दी से आप बताइए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, पुरुराज कहाँ आसीत? पुरुराज कौन था? क्या पूछ रहा है? पुरुराज कहाँ आसीत? पुरुराज यमनराज था, हंसस था, अंबिका था, या फिर भारतवीर था? जल्दी बताइए बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एक भारत वीर। यवनराज जो पुरुराज जो था वह एक भारत वीर था। इसलिए इसका आंसर 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। तो बच्चों 19वां सवाल है हमारा, असुविधा में उपसर्ग होगा। यह जो क्वेश्चन मैंने आपका उपसर्ग व प्रत्यय से उठाया है। उपसर्ग बताना हमें। असुविधा जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? क्या विधा होगा, क्या धाव होगा, या फिर आव होगा, या फिर अशु होगा? चलिए बच्चों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा उपसर्ग होगा जल्दी बताइए। तो बच्चों इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि असुविधा में उपसर्ग जो होगा आ हुआ, क्योंकि यह जो शब्द है आ प्लस सुविधा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका उपसर्ग आ हो जाएगा। हाँ तो बच्चों आज का हमारा लास्ट और अंतिम 20वां क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? यह क्वेश्चन हमने एक समास से उठाया हुआ है। जो चौराहा है इस शब्द में कौन सा समास है? क्या इसमें कर्मधारय समास है,
या फिर द्वंद्व समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या फिर द्विगु समास होगा। तो बच्चों जल्दी से बताइए इसमें कौन सा समास होगा। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु समास है। मैंने आपको बताया था जहां पर पहला शब्द संख्यावाची, पहला संख्यावाची और अंतिम पद प्रधान हो। ठीक, ये फिर दो पद है। चौ धन रहा, पहला शब्द आपका क्या है, संख्यावाची है, तो जो लास्ट का पद है, अंतिम पद है, वह क्या है आपका प्रधान है। राह मतलब रास्ते, यानी चौराहा मतलब चार राहों का समाहार। ठीक है बच्चों, चौराहा मतलब चार राहों का समाहार, इसलिए इसका बीच में का आंसर आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह हमारी आज की क्लास थी जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताई है। इसी प्रकार रोजाना क्लास को अटेंड करें और अपने जो 20 क्वेश्चन जो हमारे विकल्प के रूप में आने हैं उनमें से 20 में से 20 अंक आप प्राप्त करें और अपनी डिवीजन को अच्छा बनाएं।